बच्चों, मैं हरनाथ सिंह, डेमरा इंटर कॉलेज कुराबली मैनपुरी। क्लास 11th में जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोलन, उसका मैं आज अगला भाग लेके आया हूँ। सरल आवर्त गति में त्वरण बताया और इसके साथ साथ हमने सरल आवर्त गति के उदाहरण दिए और उनमें ऊर्जाओं के बारे में हमने चर्चा की। तो हमने अभी तक जो उदाहरण बताए उसमें एक तो सरल लोलक की चर्चा की थी जिसका हमने व्यंजक निकाला था, और इसके साथ ही साथ स्प्रिंग में लटके हुए द्रव्यमान के बारे में व्यंजक ज्ञात किया था। और ये भी बताया था चाहे स्प्रिंग में लटका हुआ द्रव्यमान हो तब दोलन कराएंगे, और अगर स्प्रिंग क्षैतिज है और किसी चिकने तल पर कोई पिंड रखा हुआ है वो दोलन कर रहा है तब भी हमारा व्यंजक एक ही जैसा हमें प्राप्त होगा। तो देखिए, अब हम बात आते हैं कि अगर एक ही तरह की समान लंबाई की, लेकिन उनके स्प्रिंग बल नियतांक अलग अलग हैं, समान लंबाई की स्प्रिंगों को अगर हम जोड़ें तो हमारा व्यंजक क्या होगा। तो देखिए, हमने ये जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो स्प्रिंगों की लंबाइयाँ समान होना चाहिए, लेकिन वो भिन्न भिन्न पदार्थों की बनी हो। तो देखिए, एक स्प्रिंग हमने इस तरह से ली, इसका स्प्रिंग बल नियतांक K1 है। इसी तरह दूसरी स्प्रिंग ली, इस टाइप से, और यहां पे हमने कोई पिंड लटका दिया। ये अभी हम दो ही स्प्रिंग का लेके एग्जाम्पल लेके चलेंगे, फिर बाद में हम 3 स्प्रिंगों के लिए लिख देंगे। इसमें देखिए भार इसका नीचे की तरफ कार्य करेगा। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा बाहरी बल द्वारा खींचेंगे तो ये स्थिति पैदा होगी। देखिए, ये स्थिति, ये देखिए, वही द्रव्यमान है। हमने क्या किया, mg तो इस पर बल लग ही रहा था, प्लस F हमने बाहरी बल लगा दिया। तो ये स्प्रिंगें दोनों इस पर, इसका स्प्रिंग नियतांक K1, इसका K2, ये दोनों ऊपर के बाद प्रत्यानयन बल लगाएंगे। इसके द्वारा लगाया गया बल हमने F1 ले लिया, इसके द्वारा लगाया गया बल F2 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे विस्थापन कितना हुआ, दोनों स्प्रिंगों में विस्थापन समान होगा, ये हमें जान लेना चाहिए। जब हम स्प्रिंगों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो दोनों स्प्रिंग द्वारा विस्थापन समान होता है। विस्थापन ये होगा हमारा x। अब देखिए कुल प्रत्यानयन बल, कुल प्रत्यानयन बल होगा बल F बराबर F1 प्लस F2। ये पहली स्प्रिंग द्वारा है, ये दूसरी स्प्रिंग द्वारा है। तो F1 कितना होगा, F1 होगा माइनस K इंटू एक्स, K1 इंटू एक्स, और F2 होगा माइनस K2 इंटू एक्स। क्योंकि विस्थापन समान है, स्प्रिंग नियतांक इनके अलग अलग है। जब इसमें हम रख देंगे तो हमारा सूत्र आएगा माइनस K1 एक्स माइनस K2 एक्स, और F बराबर माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स, और इसको हम लिख लेंगे MF के बराबर। F इसमें उत्पन्न त्वरण है तो ये हो गया माइनस K1 प्लस K2 एक्स, और F बराबर माइनस K1 प्लस K2 अपॉन M इंटू एक्स। ये सूत्र निकल के आया। स्प्रिंग हमने अभी उदाहरण के तौर पर हमने भारी ली है, तो ये राशि जो होगी वो नियत होगी। जब ये राशि नियत होगी तो F समानुपाती माइनस एक्स, यही हमारी सरल आवर्त गति की शर्त होती है कि उसमें उत्पन्न त्वरण विस्थापन के अनुपाती हो तथा उनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो। अब देखिए, सरल आवर्त गति में हमने ये सूत्र पढ़ रखा है, आवर्त गति में ये सूत्र पढ़ रखा है, F बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण 1 और 2 की हम तुलना कर देते हैं तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा
K1 प्लस K2 अपॉन M। इसको ओमेगा को लिखेंगे तो अंडर रूट K1 प्लस K2 अपॉन M। तो बच्चों हमने ये यहाँ से हम आवर्तकाल निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट K1 प्लस K2 अपॉन M, और टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K1 प्लस K2। या ये कहिए कि यहाँ पर जो तुल्य स्प्रिंग बल नियतांक होगा K इक्विवेलेंट होगा वो K1 प्लस K2 होगा। ये तुल्य स्प्रिंग बल नियतांक कहलाएगा जब हमारी दोनों स्प्रिंगें समांतर क्रम में जुड़ी हों। अगर इसी तरह से अगर 3 स्प्रिंगों जुड़ी होती तो हमारा सूत्र ये होता 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। तो हमारी स्प्रिंग ये होती और K इक्विवेलेंट होता K1 प्लस K2। अब इसी तरह से अगर हमारी स्थिति ये हो, अगर एक स्प्रिंग यूं हो इस तरफ से, इस तरह से जुड़ी हो, इसका स्प्रिंग नियतांक K1 और यहां पे द्रव्यमान लटका हो M, और फिर इसको इस तरह से इसके K2। देखिए ये स्प्रिंगें, दोनों स्प्रिंगें श्रेणी क्रम में लग रही हैं, लेकिन ऐसा श्रेणी क्रम वाली स्थिति है नहीं। जब हम इसको विस्थापित करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, इसको हमने थोड़ा सा बाहरी बल से विस्थापित कर दिया तो ये स्थिति होगी M, और फिर तो देखिए इसमें ये इसकी माध्य स्थिति है, तो इसमें क्या हुआ X, और इसमें भी हमारा X कम होगा, तो दोनों में विस्थापन समान होगा, और इस वजह से सूत्र हमारा यही लगेगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K1 प्लस K2 सूत्र यही लगेगा। अब बात आती है अगर स्प्रिंग भारहीन न हो तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग भारहीन नहीं है, इनका द्रव्यमान दिया हुआ है, तो उस केस में T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M प्लस S1 अपॉन 3 प्लस S2 अपॉन 3 अपॉन M1 प्लस M2 सॉरी K1 प्लस K2 प्लस K3 K1 प्लस K2 ये होगा, ये सूत्र होगा। लेकिन ये थोड़ा कोर्स से बाहर की चीज़ है, हमें इतना ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ये तो हमारा तब रहा जब हमारी स्प्रिंग किस क्रम में जुड़ी हो, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ी हो। अब बात आते हैं हम श्रेणी क्रम की चर्चा करते हैं। तो देखिए जब स्प्रिंगें श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं तो प्रत्येक स्प्रिंग द्वारा आरोपित प्रत्यानयन बल समान होता है और उनके द्वारा जो विस्थापन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो देखिए उसमें क्या स्थिति पैदा होती है, ये देखिए अब हम ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं श्रेणी क्रम में। देखिए ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक K1 है, और एक फिर दूसरी स्प्रिंग जुड़ी हुई है, इसका स्प्रिंग नियतांक K2 है, और यहाँ पे द्रव्यमान लटका हुआ M। इसका भार नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, बाहर नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, नीचे बल लगा के छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ M और ये mg प्लस F बाहरी बल तो इसमें देखिए दोनों में स्प्रिंग नियतांक इसका K2 है, इसके नियतांक K1 है। ये भी बल F लगाएगा और ये भी बल F लगाएगा, लेकिन विस्थापन अलग अलग होगा। इसके द्वारा विस्थापन x1 होगा और इसके द्वारा विस्थापन x2 होगा, जबकि उसमें क्या था, बल अलग अलग थे और हमारे विस्थापन समान था। तो यहाँ पे x1 पहली स्प्रिंग में विस्थापन या लंबाई में परिवर्तन, और x2 क्या होगा, दूसरी स्प्रिंग में
में विस्थापन या लंबाई में परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या होगा, बल बराबर होगा, मतलब प्रत्यानयन बल बराबर होगा। तो पहली स्प्रिंग के लिए हम लिखेंगे -K1x1, तो यहाँ से, और दूसरी स्प्रिंग के लिखेंगे -K2x2। तो यहाँ से x1 निकाल लेंगे, x1 बराबर आ जाएगा -F/K1, और यहाँ से x2 बराबर आ जाएगा -F/K2। और कुल लंबाई में परिवर्तन जो होगा x बराबर x1 प्लस x2 और x बराबर -F/K1 -F/K2। तो x बराबर -F इसमें हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे ले लिया 1/K1 प्लस 1/K2। अब इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं x = -F/K इफेक्टिव, मतलब इन दोनों का तुल्य स्प्रिंग बल नियतांक, जहां पे 1/K इफेक्टिव = है 1/K1 प्लस 1/K2। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे तो ये K इफेक्टिव आ जाएगा =K1 × K2, और यहाँ पे K2 प्लस K1, और K इफेक्टिव =K1 K2/K1 प्लस K2। ये सूत्र निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, F = -K इफेक्टिव इंटू x, और वही चीज MF = -K इफेक्टिव इंटू x। अब देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर -K इफेक्टिव अपॉन M इंटू x। ये राशि नियत रहेगी, इसको हमने 1 ले लिया, और F समानुपाती -x। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि इसमें लटके हुए द्रव्यमान की जो गति होगी वो कैसी होगी, सरल आवर्त गति होगी। और सरल आवर्त गति में ये सूत्र लागू होता है, ω²x, दोनों की तुलना कर देंगे तो ω² = K इफेक्टिव अपॉन M आ जाएगा, और यही T = 2π√M/K इफेक्टिव आ जाएगा। तो देखिए 1/K इफेक्टिव किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये सूत्र होगा T = 2π√M/1/K1 प्लस 1/K2। ये सूत्र हमारा लागू होगा। अगर 3 स्प्रिंग हैं तो 3 स्प्रिंगों के लिए सूत्र हमारा ये लागू हो जाएगा 2π√M/1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। इस तरह से ये हमारे 3 स्प्रिंगों के लिए सूत्र लागू होगा। तो ये देखिए, ये हमने आपको, जब स्प्रिंग हमारी समांतर क्रम में हो, अलग अलग स्प्रिंग बल नियतांकों की, और जब हमारी स्प्रिंग है श्रेणी क्रम में हो, उसके लिए हमने आपके सामने व्यंजक निकाला। अब इसमें स्प्रिंग लटकी हुई है या क्षैतिज है, अगर यही स्प्रिंग हमारी इस तरह की होती तब भी यही सूत्र लागू होगा, इस तरह की होती, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ऐसे ये K1 स्प्रिंग और ये K2 स्प्रिंग, और यहाँ पे इस द्रव्यमान लटका हुआ, लेकिन ये हमारा तल है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, जिससे ये गति होगी, तब भी हमारे ये सूत्र यही लागू होंगे। 2 स्प्रिंग के लिए ये लागू होंगे, 3 स्प्रिंग के लिए ये लागू होंगे। तो इस तरह से हमने स्प्रिंग का केस पढ़ा। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, एक इसी पर आधारित जो हमने अभी तक पढ़ा उसके पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्प्रिंग है जिस पर कोई द्रव्यमान लटका हुआ है, और उससे जो हमें आवर्तकाल प्राप्त होता है वो T प्राप्त होता है। अब उस स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में तोड़ दिया जाता है। 3 बराबर भागों में तोड़ने के पश्चात जो हमें स्प्रिंगें प्राप्त होती हैं उनको, नंबर 1, पहली बार हम प्रत्येक स्प्रिंग का स्प्रिंग बल नियतांक क्या होगा यह हमें बताना होगा। दूसरी बात, उन स्प्रिंगों को समांतर क्रम में जोड़कर उसी द्रव्यमान से लटकाने पर जो आवर्तकाल T' प्राप्त होता है, तो T' और T में क्या संबंध है। तो देखिए, पहली बात तो यह है,
ये दिया हुआ है, ये देखिए ये स्प्रिंग है ये, और इस पर द्रव्यमान लटका हुआ है। इसका स्प्रिंग नियतांक है K और आवर्तकाल है T। तो इसमें जो संबंध होगा वो ये होगा T इक्वल टू 2π√m/K। ये अब हमने क्या किया, इसको 3 बराबर भागों में तोड़ दिया, 3 बराबर भाग। तो देखिए जब हम इसको 3 बराबर भागों में तोड़ेंगे तो इसका जो स्प्रिंग बलनांक होता है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इनको हमने लंबाई कम कर दी तो इसका जो प्रत्येक स्प्रिंग होगा उसका स्प्रिंग बलनांक इसका 3 गुना हो जाएगा। तो पहला पार्ट तो इसमें यह होगा कि प्रत्येक स्प्रिंग का बल नियतांक बराबर 3K हो जाएगा। 3K कहने का मतलब है K1 बराबर K2 बराबर K3 बराबर 3K। अब देखिए इनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में जोड़ने के बाद ये देखिए इस तरह से, और इस पे ये द्रव्यमान लटका है, ये वही द्रव्यमान है। ये K1 बराबर 3K, K2 बराबर 3K, K3 बराबर 3K। तो जब हम इनको समांतर क्रम में लटका के हम पुनः दोलन कराएंगे तो T डैश इक्वल टू 2π, अभी हमने पढ़ा था m/K1 प्लस K2 प्लस K3। तो इसके तरह से 2π m/3K प्लस 3K प्लस 3K। तो इस तरह से 2π√m/, ये 9K हो गया, 9K। तो इस तरह से इसमें हम 1/3 बाहर आ जाएगा इसका वर्गमूल, और ये हो जाएगा 2π√m/3K। तो ये क्या है, ये T है। तो इस तरह से 1/3 × T, ये T डैश हो गया। तो इससे हमारा एक छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं कि कोई स्प्रिंग है उससे आवर्त दोलन कराए जाते हैं और आवर्तकाल हमारा 3 सेकंड आता है। अब इसको 3 बराबर भागों में बांटकर और हमने समांतर क्रम में जोड़ कर फिर दोलन कराए तो इससे जो नया आवर्तकाल होगा वो कितना होगा, वो 1 सेकंड हो गया। तो इस तरह से हमारा एक इम्पोर्टेंट आपको सामने रिलेशन निकल के आ गया कि ये आवर्तकाल होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं जो हम समय समय पर आपको करवाते रहेंगे। अब हम आपको सामने एक और उदाहरण ले रहे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कोई जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर एक काल्पनिक टनल है और उस काल्पनिक टनल में एक कोई गोल वस्तु रखी हुई है जिसे माध्य स्थिति से कुछ दूरी पर विस्थापित कर दिया जाता है, उसको थोड़ा सा हटा दिया जाता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि उस वस्तु का जो दोलन होगा वो एक सरल आवर्त गति होगा और उसके आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात करना है। देखिए इस तरह की स्थिति है, ये देखिए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं एक काल्पनिक टनल है ये, और ये पृथ्वी का केंद्र है O, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ये यहाँ से ये x दूरी पर है। m क्या है, पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान, संपूर्ण पृथ्वी का द्रव्यमान r क्या है, इसकी त्रिज्या, r पृथ्वी की त्रिज्या, और रो इसका माध्य घनत्व है। और m स्मॉल m क्या है, ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान, दोलन करने वाली
करने वाली वस्तु का द्रव्यमान। अब देखिए, ये माध्य स्थिति से x दूरी से विस्थापित है, तो हम इस तरह से लेंगे। तो ये देखिए, इस पर कार्य करने वाला बल कितना होगा। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r होगी और इसकी त्रिज्या r माइनस एक्स होगी और इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m डैश। ये छोटी वाली पृथ्वी है, उसका द्रव्यमान है। तो इस पर कार्य करने वाला जो बल होगा, हम विस्थापन तो इधर की तरफ करेंगे और जो प्रत्यानयन बल होगा वो इससे दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे m डैश का मान हम लिख लेते हैं। ये होगा x, ये दूरी x होगी और ये यहाँ से यहाँ तक जो r माइनस एक्स होगी। तो देखिए, यहाँ पे m क्या होगा, m डैश क्या होगा, m डैश होगा 4/3 पाई x क्यूब इंटू रो, ये होगा। तो और इसको हम लिख लेंगे m f इज इक्वल टू g 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू रो इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा, क्यों माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल x बचेगा और इस f नीचे की तरफ होगा, विस्थापन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह हम ले आएंगे और m से m कैंसिल हो जाएगा और f बराबर बचेगा माइनस g 4/3 पाई रो इंटू एक्स। अब देखो, इस राशि का मान क्या होता है, हमने पीछे पढ़ रखा है g इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पीछे संबंध पढ़ रखा है। इसको हम देखेंगे g इज इक्वल टू G 4/3 पाई रो इंटू आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ क्या बचेगा, एक आर बचेगा, तो g अपॉन आर इक्वल टू G 4/3 पाई रो। ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये क्या आएगा, g इक्वल टू f इक्वल टू माइनस G अपॉन आर इंटू एक्स। ये जो मान होगा वो नियत होगा। तो इस तरह से इसको हम नंबर 1 ले लेते हैं। और आपने पढ़ रखा है सरल आवर्त गति में f समानुपाती माइनस एक्स के होता है, क्योंकि तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि इसकी गति जो होगी वो सरल आवर्त गति होगी और सरल आवर्त गति में ये संबंध लागू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हम इसकी और इसकी हम जब तुलना कर देते हैं तो ये हमारा संबंध आता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा नहीं, तो g अपॉन आर और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन आर और ये होगा 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन आर। ठीक, तो ये t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। जब हम इसका मान रखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे अपॉन 9.8। तो ये मान लगभग निकल के वो आएगा 84 मिनट या 1.4 घंटे। तो इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया कि अगर इसमें कोई एक काल्पनिक टनल रखी जाती है तो उसका भी जो आवर्तकाल होगा वो इस सूत्र से दिया जाएगा और वो भी कैसा होगा, नियत होगा, अर्थात उसका मान जो हमारी पृथ्वी है उसकी त्रिज्या और उसके गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा। अब और एक अंतिम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई गोल वस्तु या हमारी ठोस वस्तु किसी द्रव पर तैर रही है और उसको बाहरी बल द्वारा थोड़ा सा दबा दिया जाता है, तो हमें सिद्ध करना है कि उसकी गति सरल आवर्त गति होगी और उसके लिए आवर्तकाल का हम व्यंजक लेंगे। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं, हम बेलनाकार वस्तु को ले लेते हैं। ये कोई वस्तु है बेलनाकार, इस तरह से ये इसका कुछ भाग द्रव में डूबा हुआ है, इसका द्रव्यमान m है और ये इस तरह से डूबा हुआ है। इसको हमने थोड़ा सा दबा दिया इस तरह से, इस द्रव्यमान वही है लेकिन हमने थोड़ा सा इसको बाहरी बल द्वारा दबा दिया।
हमें ये सिद्ध करने के लिए, सरल आवर्त सिद्ध करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो बल लगा रहे हैं उसका विरोध कौन कर रहा है। जो विरोध करेगा वही हमारा प्रत्यानयन बल होगा। तो इसमें जो विरोध करने वाला जो बल होगा वो इसका उत्प्लावन बल या उछाल बल होगा, जो नीचे से लगेगा। ये होगा उत्प्लावन बल। और ये हमने यहां से ये मान लिया कि ये x दूरी से विस्थापित हो जाता है। इसका परिचित क्षेत्रफल a है, a परिचित क्षेत्रफल है, और m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान। m द्रव्यमान है और इस जो द्रव है उसका d घनत्व है, द्रव जिसमें वस्तु तैर रही है। जब हमने इसको दबाया तो ये x दूरी से ये विस्थापित हो गया। तो इसमें जो उत्प्लावन बल होगा या उछाल बल होगा वही प्रत्यानयन बल होगा। तो प्रत्यानयन बल क्या होगा, बराबर उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर। तो इतना ही तो द्रव हटेगा, तो ये होगा हटाए गए द्रव के भार। ठीक है, तो ये क्या हो, इसको हम ले लेंगे mf। m पूरे इसका गोल वस्तु का द्रव्यमान है। तो mf बराबर हटाया गया द्रव्यमान कितना होगा, ये होगा इसका ये इस वाले बेलन का द्रव्यमान, इस वाले भाग का जो नीचे दबा है। तो इसको हम लिखाएंगे a इंटू एक्स इंटू इसका घनत्व d, ये द्रव्यमान हो गया, इंटू g। अब देखो यहाँ पर ऋण चिन्ह इस वजह से लाएंगे कि विस्थापन नीचे की तरफ हो रहा है और त्वरण इसमें ऊपर की तरफ उत्पन्न होगा। तो इस वजह से यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा और F बराबर माइनस ADG अपॉन M इंटू एक्स। तो ये राशि कैसी रहेंगी, नियत रहेंगी। जब ये राशि नियत रहेंगी तो F बराबर F समानुपाती यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स के। ये पहला समीकरण, ठीक है। और सरल आवर्त गति में हमें पता है F इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका हम समीकरण और 1 और 2 का हम जब तुलना कर देंगे तो तुलना करने के बाद हमारा व्यंजक ये निकल के आएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ADG अपॉन M और ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ADG अपॉन M और 2 पाई अपॉन T इक्वल टू अंडर रूट ADG अपॉन M और T इक्वल टू T अपॉन 2 पाई अंडर रूट M अपॉन ADG और T इक्वल टू 2 पाई अपॉन M अपॉन ADG। तो ये हमारा सूत्र निकल के आ गया आवर्त काल का। और ये भी हमने सिद्ध कर दिया कि इसकी जो वस्तु होगी, इसकी गोल वस्तु होगी, बेलनाकार वस्तु होगी, द्रव में सरल आवर्त गति करेगी। ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से हमने आपके सामने कुछ उदाहरण लेके हमने चर्चा की और इनमें ये देखा है कि इसमें सरल आवर्त गति हो रही है। ये बहुत ही अच्छे उदाहरण थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। और इसमें होमवर्क के रूप में आप ये ले सकते हैं कि क्या जो हम झूला झूलते हैं उसकी गति एक सरल आवर्त गति है, इसको किन शर्तों पर यह गति सरल आवर्त गति होगी। इसी तरह से कोई से 2 और उदाहरण बताइए जिनमें सरल आवर्त गति होती है। तो इन 2 प्रश्नों को आप थोड़ा सा चर्चा करिए, बताइए, समझिए, पूछिए, आपस में डिस्कशन करिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में अच्छी